नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 8। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जबरदस्त हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। हालांकि हालात अब नियंत्रण में हैं। अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें बड़ी संख्या पुलिस वालों और पत्रकारों की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने हिंसा में घायल पुलिस वालों और पत्रकारों का हाल जाना। हालात पर काबू पाने के लिए हल्द्वानी में इंटरनेट बंद किया गया। उत्तराखंड पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। आसपास के इलाकों की पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उन पर एनएसए लगाया जाएगा। सबसे पहले तो हमारा ये था कि जो लोग घायल हुए थे उनको उपचार दिलाना और जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस था उस एरिया को शांतिपूर्वक ढंग से कंट्रोल में करना। तो जो अभी कर्फ्यू कल लगाया गया था उससे मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए लोगों ने एनडीटीवी को आंखों देखा हाल बताया। राजकुमार जी, सर में चोट लगी है? जी हाँ, यहाँ चोट है। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे? सर पत्थर मारे थे वहाँ पे। हाँ। काफ़ी लोग हमारे पुलिस स्टाफ भी थे, उनके भी चोटें लगी हैं। हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लोगों को भी चोटें लगी हैं वहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पर थे, आक्रमण हटाने के दौरान आप लोग भी मौजूद? जी जी, यहाँ पे भी हम लोग थे, हम सभी लोग वहीं थे। पैर में फ्रैक्चर है, पूरा पैर यहाँ से बिल्कुल ये है पत्थर। बताइए। ये सर ऐसा था कि वहाँ पर एक नगर निगम की भूमि में अवैध निर्माण था, तो उसको तोड़ने के लिए वहाँ पर फोर्स गया हुआ था और सारे हमारे उच्च अधिकारी वहाँ मौजूद थे। तो उसका जबकि उनको मौका भी दिया गया था, आप इसमें अपना कोर्ट में जो भी आपने इसके कागजात वगैरह पेश करो, उनने कुछ करा नहीं। उसके बाद फोर्स जब उसको गई है वहाँ पर सभी नगर निगम के कर्मचारियों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए जब वहाँ गए, तो उन्होंने हमको ही घेरा बना के हमें ही मारना शुरू कर दिया। हम ही लोगों पर पथराव करा। हमारे तो काफ़ी लोगों को चोटें आई है, काफ़ी लोगों को इसमें परेशानी हुई है। मैम, कैसे, कहाँ चोट लगी आपको? वहीं मलिक के बगीचे के बाहर एकदम से पथराव आ गए थे, तो पथराव में सब भगदड़ हो रही थी। भगदड़ में मैं एक गली के अंदर गई तो वहाँ सारे लोग मेरे पीछे आ गए थे, हथियार थे उनके पास। उन्होंने कहा इनको काट दो, मार दो। मैंने कहा जो करना है कर लो, मार दो। मैं भागी नहीं, लेकिन पत्थर ऊपर से आ रहे थे तो इधर इधर सब जगह पत्थर पड़े। हेलमेट की वजह से सर बच गया, उसकी वजह से। तो फिर एक कोई 2 लोग थे, उन्होंने बोला कि मैडम आपका हाथ जोड़ते हैं। यहाँ पे एक घर के अंदर मुझे थोड़ा देर के लिए, मैं 1 घंटा 2 घंटा वहाँ रही। उसके बाद अपने पुलिस वाले साथियों के साथ आके, हमारे एसएसपी महोदय भी थे, उनके पीछे पीछे हम लोग बनपुरा थाने आए। तो वहाँ देखा तो हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जला दी थी। हमारी महिलाएं बहुत घायल हुई हैं, पुरुष घायल हुए हैं, हाथ पाँव सभी लोग इंजर्ड बहुत हुए हैं। और गंभीर रूप से भी घायल हैं क्या? बहुत लोग हैं जिनके पैर, एक आदमी का पैर भी कटा है। बहुत लोग हैं क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था। किसी को तो सब अलग अलग जगह हमारी महिलाएं फंसी हुई थी, किसी के घरों में 4-4 घंटे उनको फोर्स निकाल के लाई। पुलिस प्रशासन की फोर्स गई, उनको निकाला। और हल्द्वानी के बनफूलपुरा में हुई हिंसा में पिता पुत्र की भी मौत हो गई। 45 साल के जाहिद जब अपने बेटे के लिए दूध लाने जा रहे थे तभी हिंसा की चपेट में आ गए। अपने पिता की तलाश करते हुए जब 16 साल का अनस वहां पहुंचा तो उसे भी गोली लगी और उसकी मौत हो गई। उनके ताऊ मोहम्मद आरिफ से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। बनफूलपुरा में हुए हिंसा में जाहिद और उनके बेटे अनस की मौत हो गई है। उनके ताऊ हैं अनस के, उनसे हम बात करते हैं। ये कैसे ये वाकया हुआ? सर ये दंगे चल रहे थे। हमारा भाई दुकान पे से आया था काम करते करते जो है उसके बच्चे को दूध, बच्चा है एक छोटा लड़की का, 1-2 महीने का होगा, तो उसके लिए दूध को तलाशने गया था, कहीं मिल जाएगा तो ठीक है, बच्चा ऊपर का दूध पीता हो। तो वो आया इधर को, तो उसको पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने सोचा दूध तो मैं ले जाऊँगा कहीं ना कहीं से ढूंढ के। अब जैसे वो आगे चौराहे में आया 17 नंबर के, तो उधर से उसका लड़का भी आवाज़ देता आ रहा था, लेकिन उसने भीड़ भाड़ में उसकी सुन नहीं पाया। तो इधर की डेयरी बंद थी,
वहीं 17 नंबर चौराहे पे एक डेयरी है, वो बंद थी, तो आगे को निकल गया, आगे की देख लूँ, तो आगे जाके जो है वो इधर को निकल गया। उसका लड़का जब तक चौराहे में आया तो इधर उसके लड़के के पुलिस वालों ने गोली मार दी, उधर उसके मार दी जाहिद के। अच्छा, तो दोनों बाप बेटे एक ही जगह पर थे हाँ, कि अलग अलग? अलग अलग थे, करीब 200-300 मीटर का फासला था बस। अच्छा, हाँ, और ये जाहिद बस आवाज़ लगा रहा था, वो सुन नहीं पाया उसकी आवाज़। अच्छा, उनके पिताजी हाँ, वो सुन नहीं पाया आवाज़। और ये जाहिद और अनस के बारे में बताइए, क्या करते, काम क्या करते थे? ये अनस पढ़ाई करता था। किस में था? सर इस बारे में मुझे पता नहीं अच्छा, है। और जाहिद साहब? जाहिद यहाँ छड़ेल में काम करते हैं, 60 एडर्स में। क्या काम करते सरिया सीमेंट का पिकअप है अपनी, रेते बजरी का काम करते हैं। तो अभी घर में कौन कौन है? अब घर में एक बड़ा लड़का है उनका, एक छोटा लड़का है। अच्छा, और ये जिस अनस की मौत हुई है उनके परिवार में कौन है? बच्चे, मतलब उनके बच्चे? ननद होता भी बच्चा ही था वो। अच्छा, हाँ, उस उम्र भी अभी 16-17 साल की है अनस की। 16-17 साल। हाँ, ओहो, ये तो बड़ा मतलब दर्दनाक वाकया हो गया कि बाप बेटे की। तो उसके बाद क्या, अभी क्या आपको बताया जा रहा है? पोस्टमार्टम? हमें तो अभी पोस्टमार्टम करके लेके जा रहे हैं बॉडी अभी, फिर उसके बाद दफन वफन करेंगे, अभी देखते हैं। फिर नमाज होगी, जनाजा नमाज पढ़ाने के बाद नमाज पढ़ाएंगे। गुसल चल रहा है अभी गुसल चल रहा है। अच्छा, और इनका घर कहाँ पर जाहिद और अनस? घर इनका गफूर बस्ती में है। गफूर बस्ती में। तो आप देखिए, इस हिंसा में जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो बच्चे के लिए दूध लेने के लिए जा रहे थे जाहिद, और जाहिद जो उनके पिता थे उनको खोजता हुआ अनस पहुंचा और दोनों लोगों को जो है गोली लग गई और दोनों की मौत हो गई है। हल्द्वानी से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह ने आज हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही हमले की प्लानिंग कर ली गई थी और भीड़ ने पहले पत्थर फेंके, फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया। पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में हालात तनावपूर्ण हैं। जुमे की नमाज के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। इसके बाद बरेली की सड़कों पर उनके हजारों समर्थक उतर आए और हंगामा करने लगे। हालात के चलते बरेली को छावनी में तब्दील करना पड़ा। तौकीर रजा ने ज्ञानव्यापी मुद्दे पर जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। इसके साथ ही बरेली के श्यामगंज बाजार में बवाल हो गया। श्यामगंज बाजार में नारेबाजी के बाद पथराव हुआ और कई लोग घायल हो गए। कुछ युवक लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने पत्थर मार दिए हैं, मामूली चोट आई है। तुरंत हमारे सीएमओ साहब से बात हुई है कि उनको आवश्यकता अनुसार इलाज किया जाए और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने। कितने लोग घायल हुए हैं सर इस पूरे प्रकरण में? नहीं, मामूली सा चोट आया है, 2-3 लोगों को चोट आया है। वहाँ मौके पे एम्बुलेंस खड़ी है, जिला अस्पताल में डॉक्टर रेडी हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि इसके बारे में गुमराह किसी को ना किया जाए। मामूली चोट है, उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। FIR हो रहा है और गिरफ्तारी के भी। क्या इस बयान से भी कोई ताल्लुक है या आज का जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे इससे संबंधित है ये पूरा? अब बिना जानकारी के इस पे कुछ कहना उचित नहीं है। चुनावी साल में सरकार ने भारत रत्न देने का रिकॉर्ड बना दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और महावैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक दिन में 3 भारत रत्न का ऐलान के साथ ही चुनावी चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार का सौभाग्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।
पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया और अहम बदलावों के जरिए भारत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी समृद्ध किया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि कृषि और किसानों के कल्याण में डॉक्टर स्वामीनाथन का उल्लेखनीय योगदान रहा। इससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया था। ऐसा पहली बार है जब एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं इसका स्वागत करती हूं। भारत रत्न को पीवी नरसिम्हा राव मैम, चौधरी चरण जी को प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड भारत रत्न को पीवी नरसिम्हा राव। वेल आई वेलकम, व्हाई नॉट। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित करना अभिनंदनीय घोषणा है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना, यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। भारत रत्न की घोषणा के बाद चौधरी चरण सिंह के पोते और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। इससे बहुत बड़ा संदेश गया है। साथ ही जयंत चौधरी ने NDA में जाने का बड़ा संकेत दिया। NDA में जाने के सवाल पर जयंत ने कहा कि अब मैं किस मुंह से मना करूं। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था UPA 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी आज नए संसद भवन की कैंटीन में अचानक पहुंच गए और पक्ष विपक्ष के सांसदों के साथ भोजन किया। और लंच में बीजेपी सांसद हिना गावित, TDP सांसद राम मोहन नायडू, BSP के सांसद रितेश पांडे समेत हम देख सकते हैं लद्दाख के सांसद भी बीजेपी के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लंच और बातचीत का सिलसिला करीब 45 मिनट तक चला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, अबू धाबी के मंदिर और कच्छ के पर्यटन पर भी चर्चा की।
पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के बाद काउंटिंग अभी जारी है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 265 में से 213 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इमरान समर्थक 90 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN 60 सीटों पर आगे है और PPP 48 सीटों पर आगे है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मानसहेरा सीट से हार गए हैं। उन्हें इमरान समर्थक उम्मीदवार ने हरा दिया है। हालांकि नवाज शरीफ ने चुनाव में उनको पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, हम संकटों से घिरे मुल्क की मुश्किलों को दूर करेंगे। साथ ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों से भी साथ आने का ऐलान किया है। मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो।